हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है चाणक्य क्लासेस 9 में। मैं अंजनी तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, आज हम सब बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें क्या समझना होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। अब बच्चा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन समझना है, किसके टर्म्स में समझना है, रेट के टर्म में। अब बच्चा, ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 3 टाइप में कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन रिएक्शन विच आर टू स्लो। अब बच्चा, कोई भी रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लो रिएक्शन। अब बच्चा, जनरली ये रिएक्शन क्या होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, या सॉइल फॉर्मेशन जिसे आप बोल सकते हो, या कह लो कि भाई जो भी ऐसे रिएक्शन जो कि ईयर गैप में फॉर्म हो रही हो तो उसे हम लोग किस में समझते हैं, स्लो रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन होता है बच्चा इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो बच्चा बहुत जल्दी हो जाए, जैसे डिटोनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। जैसे कोई बॉम्ब है, अगर उसे हम आप माचिस लगाते हैं, कुछ देर बाद वो बहुत जल्दी ही ब्लास्ट कर जाता है। या दूसरी कंडीशन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जब हम कराते हैं तो एसिड बेस आपस में मिलकर सॉल्ट बहुत जल्दी फॉर्म कर लेता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl बाई NaCl एंड AgNO3, यानी सिल्वर क्लोराइड का अगर हम प्रेसिपिटेशन कराते हैं कॉमन सॉल्ट और सिल्वर नाइट्रेट से तो बहुत जल्दी से प्रेसिपिटेट हमें फॉर्म हो जाता है। थर्ड जो हम बात करते हैं बच्चा, वो क्या होता है, नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो। कहने का मतलब है बच्चा, ना बहुत जल्दी हो जाए ना बहुत देर में हो। ये एक तरीके से ये इंटरमीडिएट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस रिएक्शन में हम लोग जनरली क्या समझते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, कैटलिस्ट बाय एसिड, डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन। यानी ऐसे रिएक्शन बच्चे जो थोड़े से टाइम इंटरवल में हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल ना लगे, तो उन्हें ना हम बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं और ना बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं। ऐसे रिएक्शन को बच्चा हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। अब बच्चा, जो सेकेंड वन टॉपिक है हमारा, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या है बच्चा, कि अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, अगर वो टाइम इंटरवल के साथ चेंज हो रहा है तो इसी चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इसका रेट है। अब बच्चा, जो रिएक्टेंट है वो टाइम इंटरवल के साथ क्या करता है, डिक्रीज होता जाता है। अगर आपने देखा होगा, जैसे आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल है, अगर आप उससे कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो थोड़े समय के बाद धीरे धीरे रॉ मटेरियल डिक्रीज होता चला जाता है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, माइनस साइन से। और प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है, जो आप स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल होता है तो वो उस समय तो कंप्लीट रॉ मटेरियल होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। लेकिन फाइनल कंडीशन में जब हम देखते हैं तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, हाई अमाउंट में, और रिएक्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो ऐसे कंडीशन में जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को किस साइन से इंडिकेट करते हैं, प्लस साइन से। अब बच्चा, इसका एग्जांपल जैसे हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, अमोनिया। अब बच्चा, अब इसी में आप समझिए कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है उसको हम कैसे दिखा रहे हैं भाई, प्लस। यानी अमोनिया क्या है, हमारा प्रोडक्ट। अब बच्चा, जो रेट है उसको हम लोग क्या करते हैं कि DNH3। अब NH3 कहाँ से लिया गया, अमोनिया से, और DT क्या है, टाइम इंटरवल। अब बच्चा, जब हम नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की बात करते हैं तो बस सेम सिमिलर कंडीशन को फॉलो करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हम साइन क्या दिखाते हैं, माइनस। अब बच्चा, एक चीज़ हमें ये समझना होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अगर कोई मॉलिक्यूलरिटी सिंबल दिया गया है जैसे 2, 3, 4, तो वो जब हम रेट में लिखते हैं तो उनका हम क्या कर देते हैं, रेशियो वैल्यू कर देते हैं। जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अमोनिया की रेट है इसको हमने सिंबलाइज किया है +1/2 DNH3/dt से। और बच्चा, जब हम
नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ हमने सिम्बलाइज किया है माइनस से। ऐसे ही जब आप बात करेंगे बच्चा हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, माइनस 1/3 ds2/dt। अब बच्चा इसी तरीके से जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इनके बीच में हम क्या करते हैं बच्चा, वैल्यूएशन करते हैं। अब बच्चा जब हम बनाते हैं तो भाई इसके लिए जब हम वैल्यूएशन करते हैं अमोनिया और नाइट्रोजन में, तो इसके लिए क्या होता है कि -dN2/dt। और बच्चा अमोनिया के लिए क्या हो जाता है 1/2 DNS3/dt। अब बच्चा जब हम किसी भी कंडीशन में रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का होता है वो ट्वाइस होता है इन फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। ये बात क्लियर। अब बच्चा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज। अब बच्चा यानी अगर पर यूनिट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो एवरेज की बात हो रही है। और बच्चा एवरेज वेलोसिटी को या एवरेज रिएक्शन को हम लोग किससे सिम्बलाइज करते हैं, डेल्टा से। तो बच्चा एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। अब भाई रिएक्शन रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए साइन हम क्या दिखाते हैं, माइनस, और प्रोडक्ट के लिए हम साइन क्या दिखाते हैं, प्लस। अब बच्चा यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चा यूनिट के लिए जब भी बात करते हैं तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बच्चा, ग्राम पर मोल, और ग्राम पर मोल लीटर। और बच्चा जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इससे वैल्यू क्या निकल के आती है, ग्राम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एस जब बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्पेसिफाई कंडीशन के लिए होता है, या कह लो कि बेटा ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है या बहुत थोड़े अमाउंट के लिए होता है। अब अच्छा यहाँ पे साफ-साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड एट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और स्पेसिफाइड टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। या बच्चा कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर जब हम रेट की बात करते हैं तो उसी रेट को हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे बच्चा आप किसी भी व्हीकल से कहीं जा रहे हो, अगर आप मान लो यहाँ से इलाहाबाद से आप बनारस जा रहे हो, काशी जा रहे हो, अगर आप बच्चा बीच में जैसे कोई एक स्थान पे आपका रेट पूछा जाए, तो आप जिस स्पीड से जा रहे होंगे तो वही आपका क्या होगा, इस स्पेसिफाई रेट। और इसी रेट को क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। अब बच्चा इंस्टेंटेनियस रेट हम जब निकालते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट वैल्यू करते हैं, स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट वैल्यू। और टेंजेंट वैल्यू निकालते हैं तो लिमिटेशन ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या होता है, डी सी अपॉन डी टी। अब बच्चा यहाँ पे भी हमें एक चीज़ समझना है कि जो भाई अगर रिएक्टेंट के लिए होगा तो हम लोग हमेशा माइनस साइन से, प्रोडक्ट के लिए होगा तो हम लोग प्लस साइन से इंडिकेट करेंगे। अब बच्चा किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, जैसे हमने इससे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया फॉर्मेशन की बात की, तो वहाँ पे भी हमने बात किया था -dN2/dt इक्वल टू -1/3 ds2/dt इक्वल टू +1/2 dNS3/dt। अब बच्चा जैसे एक एग्जांपल आप लेके देख सकते हो कि व्हाट शुड बी अ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी and the rate of formation of C if the rate of disappearance of A for the reaction A plus B arrow 2C, यानी A plus B से मिलके क्या बन रहा है, 2C is 10 to power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बच्चा अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालेंगे। तो बच्चा वैल्यू क्या आएगी, 10 पावर -2 मोल पर लीटर। अब अगर हम इसका हाफ कंडीशन रेट ऑफ फॉर्मेशन से देखें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी इक्वल टू क्या होगा, 2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2
10⁻² मोल लीटर पर सेकेंड। अब बच्चा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ गैसियस रिएक्शन 2A प्लस बी क्या फॉर्म कर रहा है बच्चा, 2C। सो अ डिक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 120 mm to 100 mm in 10 minutes, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस C is। अब बच्चा इसके लिए क्या आपको समझना है कि भाई ये आ कैसे रहा है। तो बच्चा जैसे ही आप देख रहे हैं कि ए के लिए हमने क्या मान लिया 2P, तो बी के लिए जब हम निकालेंगे तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 2P प्लस पी माइनस 2P। वैल्यू क्या आएगी, P इक्वल टू क्या आएगा 20 mm। अब प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू क्या है 2P, तो 2P यानी P की वैल्यू 20, 22 से जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 mm आएगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा 40/10, वैल्यू क्या आ जाएगी 40 mm पर मिनट। ऐसे ही बच्चा जब हम थर्ड की बात कर रहे हैं, द टर्म dx/dt इन द रेट एक्सप्रेशन रिफर्स टू दी। तो बच्चा रेट द टर्म dx/dt, तो यानी ये क्या बता रहा है बच्चा, d जब आ जाएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट को बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे आप डिटरमाइन करोगे। अब बच्चा 2A प्लस बी से क्या बन रहा है A2B। तो बच्चा इस कंडीशन में क्या होगा, ए के लिए क्या आप लिखोगे -1/2 dA/dt, बी के लिए क्या लिखोगे -dB/dt, और A2B के लिए क्या लिखोगे बच्चा प्लस डी A2B/dt। तो इसके लिए बच्चा आंसर क्या आएगा। अब बच्चा इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ए आंसर दिख रहा है। ऐसे ही बच्चा विच आर द फॉलोइंग विल रिएक्ट एट द हाईएस्ट रेट, इसमें से कौन का ऐसा है कि जो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। तो बच्चा एक बात याद रख लेना कि जो आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट वैल्यू निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो लगभग सारे एक ही रेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब बच्चा जब हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर क्या होता है, कंसंट्रेशन। अब बच्चा लॉ ऑफ मास एक्शन इनिशिएट दैट ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द मोर रैपिडली द रिएक्शन प्रोसीड। कहा यह जा रहा है जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है अगर ज़्यादा रखा जाए तो ज़्यादा रखने से जो रिएक्शन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर बच्चा अप्लाई कहाँ होता है, गैसियस रिएक्शन में। गैसियस रिएक्शन में कैसे, भाई आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। तो बच्चा उस कंडीशन से अगर हम बात करें तो बच्चा जब हम किसी भी रिएक्शन पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही ये इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है बच्चा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। ऐसे ही बच्चा हम थर्ड पॉइंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या करता है, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रिएक्शन रेट। कहा यह जा रहा है भाई कोई भी रिएक्शन है अगर हम हीट करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड करता है। बच्चा आप देखो जैसे आइस है, आइस को आप मेल्ट कर रहे हो, बड़ा नॉर्मली आप रख दो तो मेल्ट तो होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जैसे उसी आइस को आप गर्म कर रहे हो तो वो आइस क्या करता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर का रोल क्या होता है कि ये रिएक्शन के रेट को प्रोसीड करा देता है, बढ़ा देता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चा द रेट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफाइड बॉन्ड इन्वॉल्व एंड हेंस ऑफ द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। कहा यह जा रहा है बच्चा कि जो नेचर है रिएक्टेंट का ये किस पे डिपेंडेंट, जो रिएक्टेंट है इसके बॉन्ड पे सॉरी। अब बच्चा जो गैसियस है, गैसियस के बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत वीक। लिक्विड के थोड़े स्ट्रांग होते हैं और सॉलिड के बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो भाई जिसके में बॉन्ड वीक होगा वही बहुत जल्दी से रिएक्ट करेगा। तो इसलिए गैसियस हमेशा लिक्विड से और लिक्विड हमेशा सॉलिड से मोर रिएक्टिविटी शो कराते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अब अच्छा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट से क्या मतलब है यहाँ कि भाई जब सरफेस किसी भी रिएक्शन को हम पाउडरी फॉर्म में इनबिल्ड करते हैं तो पाउडरी फॉर्म में ये क्या करता है कि जनरली इन्हेंस करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया जाए। अब बच्चा जब हम बात करते हैं कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या करता है कि ये रेट को इफेक्ट करता है। अब कैटालिस्ट बच्चा आपने पढ़ा होगा कैटालिस्ट जनरली 3 टाइप के होते हैं, प्रोमोटर, दूसरे
पॉइजनस और तीसरे मॉडरेटर। जनरली आप बुक में दो ही पाते हो, एक पाते हो प्रमोटर और दूसरा पॉइजनस। प्रमोटर क्या करते हैं कि बच्चा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देते हैं, पॉइजनस क्या होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करा देते हैं। लेकिन बच्चा जो मॉडरेटर होते हैं ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रेट को अफेक्ट नहीं कराते। अब बच्चा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे। अब इन एग्जाम्पल्स का आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। थोड़ा सा इसे आप ध्यान से एक एक एग्जाम्पल को आप कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब बच्चा जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आप हमेशा याद रखिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप जितने भी एग्जाम्पल करके जाएंगे उतने ही अच्छे से मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे। अब बच्चा नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है कि भाई जब किसी भी कंडीशन में हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई जैसे कोई कोई भी रिएक्शन होता है, यम ए प्लस यम टू बी एरो एन वन सी प्लस एन टू डी। तो बच्चा हम इसके रेट में क्या करते हैं, तब रेट में हम क्या करते हैं कि ए के पावर यम वन बी के पावर यम टू। अब जब हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं या रेट वेलोसिटी निकालते हैं तो v इक्वल टू क्या लिख रहे हैं कि a के पावर यम वन बी यम टू। अब बच्चा इस इक्वेशन में हम लोग क्या समझते हैं कि क्या क्या कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कंडीशन से देखेंगे, वेलोसिटी कोएफिशिएंट से, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट से। अगर बच्चा ए और बी की वैल्यू 1 हो जाए तो हमें ये तो पता है कि भाई जो रेट होगा वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अब बच्चा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो बच्चा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के लिए आप यूनिट क्या निकालोगे, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट ए के पावर एम वन बी के पावर एम टू। तब यहाँ से बच्चा हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के इक्वल टू कंसंट्रेशन एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ से बच्चा क्या निकल के आएगा, कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस एम वन प्लस एम टू एंड टाइम इनवर्स इक्वल टू के। तो बच्चा के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एम वन प्लस एम टू सेकेंड इनवर्स। अब बच्चा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चा, इट्स यूनिट आर ऑलवेज मोल लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, आप याद रखिएगा। रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो बच्चा रेट कांस्टेंट है ये किस पर डिपेंडेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, रेट लॉ। रेट लॉ में आपको जो मेनली पॉइंट याद रखने हैं वो 5 पॉइंट क्या याद रखना है, इट में आल्सो नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब बच्चा किसी भी रिएक्शन के लिए आपको आर की जो लेना है वो क्या करना है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर जो भी कोफिशिएंट हो, जैसे एम लिया हमने तो एक पावर है बी के पावर एन। सेकेंड पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो पावर होता है उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। थर्ड पॉइंट, द रेट लॉ रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चा जो रेट लॉ है वो लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझना होता है बच्चा कि रेट लॉ कैन नॉट बी डिड्यूस फ्रॉम द इक्वेशन फॉर अ गिवन रिएक्शन, इट कैन बी फाइंड बाय एक्सपेरिमेंट ओनली। यानी रेट लॉ जो कंडीशन है ये इक्वेशन से आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ये कंडीशन आप केवल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही ऑब्टेन कर सकते हैं। द रेट लॉ मे नॉट बियर अ सिंपल रिलेशनशिप ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन। ये कहा जा रहा है कि बच्चा कि जो रेट लॉ है ये सिंपल रिलेशनशिप स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन से शो ऑफ नहीं कराता। अब बच्चा यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ इक्वेशन हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखने होते हैं कि इन द रिएक्शन ए प्लस टू बी फॉर्म 6C plus 2D if the initial rate minus dA upon dt at t0 is 2.6 into 10 power minus 2 molar per second, what will be the value of minus dB
अपॉन डी टी एट द टाइम ऑफ टी जीरो। तो बच्चा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई जो डी ए की वैल्यू है, अब डी टी सॉरी डी वी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चा आपको पता है कि माइनस डी बी इज अपॉन डी टी इक्वल टू टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। तो बच्चा आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आ जाएगी वही उसकी वैल्यू होगी। द डायमेंशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। अब अच्छा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है डायमेंशन, मोल लीटर इनवर्स होल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन हैज सेम यूनिट एज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन इज। अब अच्छा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन का सेम यूनिट है रिएक्शन रेट से। तो बच्चा इस समय जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन हैज यूनिट। तो बच्चा जब nth कांस्टेंट के लिए कह दिया जाए तो nth के लिए क्या होता है, मोल 1 पाउंड माइनस n लीटर n माइनस वन सेकेंड इनवर्स। अब बच्चा यहाँ पे अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स एज अ ऑब्जेक्ट। बच्चा ये कहा जा रहा है कि ये जनरली क्या होता है, सम ऑफ पावर होता है जो कि रिएक्शन में ऑब्जर्व किया जाता है, किससे, एक्सपेरिमेंटली। अगर जैसा किसी भी रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है, अगर पावर सब की बात करें क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब बच्चा जनरली जब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो क्या होता है कि भाई जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा पावर क्या होगा, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, पावर वन। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, पावर टू। एंड थर्ड ऑर्डर के लिए पावर क्या होगा, थ्री। सॉरी। अब बच्चा आपको क्या समझना है कि ऑर्डर में भी जीरो, फ्रैक्शनल, इंटीग्रल और नेगेटिव जंप, इसके लिए एग्जांपल कुछ दिया है। जैसे कि एच टू प्लस सी एल टू, इसके लिए पावर ओ सॉरी ऑर्डर क्या है, जीरो। लेकिन एच टू प्लस बी आर टू, इसके लिए पावर क्या है, वन एंड हाफ। इसके लिए पावर क्या है, वन एंड हाफ। और एच टू प्लस आई टू के लिए पावर क्या है, टू। अब बच्चा ऐसे ही फ्रैक्शनल के लिए, जैसे सी ओ प्लस सी एल टू से क्या फॉर्म हो रहा है, सी ओ सी एल टू, और इसके लिए ऑर्डर क्या है, 2.5। अब सी ओ सी एल टू प्लस सी ओ है, सी एल टू बन सॉरी सी ओ सी एल टू डिसोसिएट होकर सी ओ प्लस सी एल टू बना रहा है, इसके लिए पावर ऑफ क्या है, 1.5। तो बच्चा ये जो है कंडीशन, ये क्या बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्लो है, फास्ट है, या जनरली ये क्या क्या किस मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। सॉरी। अब बच्चा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और रेडिकल्स दैट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। कहा यह जा रहा है कि हम मॉलिक्यूलरिटी को क्या डिफाइन करते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल, एटम या कोई भी पार्टिकल जो कि कोलाइड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसी समय जिस समय वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। एक बात आपको याद रखना है कि भाई ये हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव कभी भी ये नहीं हो सकते। और इनका क्या कंडीशन होता है कि भाई पार्टिसिपेशन स्पीसीज, अगर वन स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये कैसे होंगे, यूनिमोलिकुलर। टू स्पीसीज तो बाई मोलिकुलर, थ्री स्पीसीज तो ट्राई मोलिकुलर। अब बच्चा आप देखो कि N2O4 सिंगल कंपाउंड है, ये क्या कर रहा है, 2NO2 बना रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं, हमें लेना देना तो रिएक्टेंट से है। रिएक्टेंट क्या है, N2O4, तो ये क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। अब ऐसे ही H2 प्लस I2, एक हाइड्रोजन हो गया दूसरा आयोडीन हो गया, तो ये क्या हो गया, बाईमोलिकुलर। अब दो मॉलिक्यूल किसके हैं, फेरस क्लोराइड के, एक मॉलिक्यूल क्या है, टीन क्लोराइड। तो दो और एक, तीन मॉलिक्यूलर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर। अब बच्चा डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बच्चा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको याद रखना है कि आपके बोर्ड के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है आपको याद रखना है कि बच्चा मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसका मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नाइदर बी जीरो और नॉट फ्रैक्शनल। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मॉलिक्यूलरिटी ना तो जीरो होगी ना तो फ्रैक्शनल, लेकिन ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है। सेकेंड वन कि मॉलिक्यूलरिटी
में क्या आपको समझना है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी ये मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि ऑर्डर क्या होता है, पावर ऑफ। थर्ड पॉइंट कि जो मॉलिक्युलरिटी होता है ये निगेटिव नहीं होता, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी निगेटिव, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव हो सकता है। जो मॉलिक्युलरिटी है ये क्या होता है बच्चा, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी होता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। और मॉलिक्युलरिटी क्या करता है भाई, कंसर्व मैकेनिज्म होता है, जबकि ये क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लॉ को फॉलो करते हैं। अब बच्चा इसके लिए भाई कई आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब देखो बच्चा, जैसे CH3CHO, अब इसका रेट लॉ लिखा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3CHO पावर 3/2, ऑर्डर क्या आया 1.5। तो बच्चा इस चीज़ को आप ही याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब बच्चा ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी आपको ये भी याद रखने हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होते हैं कि भाई जैसे हम कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, तो वो रिएक्शन आपस में क्या होते हैं कि बच्चा, ऐसे रिएक्शन कि जिनका जनरली मॉलिक्युलरिटी क्या हो 1, लेकिन ये जनरली क्या शो ऑफ कराएं कि भाई 2 स्टेप रिएक्शन, या कह लो कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन शो कराते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब बच्चा इसके लिए भी आप कई एग्जांपल आप देख सकते हैं कि भाई जनरली ये देखने में तो क्या करते हैं कि भाई दिखाते तो ये कंडीशन सेकंड के लिए है, लेकिन होते हैं ये फर्स्ट के लिए है, तो इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारी बात करनी होती है बच्चा, वो क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जो रेट को अफेक्ट नहीं करते, या सीधी सी बात ये कहा जाए कि ऐसे रिएक्शन जिनमें जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे अफेक्ट नहीं होता। अब बच्चा इनका यूनिट क्या होता है, रेट कांस्टेंट यूनिट। तो रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब बच्चा रेट कांस्टेंट के लिए क्या हम कंडीशन लिखते हैं, x इक्वल टू के टी। और बच्चा इनका जब हम हाफ लाइफ निकालते हैं, तो बच्चा इनका हाफ लाइफ क्या आता है कि टी हाफ इक्वल टू a/2k। अब बच्चा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। बच्चा इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये x और t के बीच में जो आता है वो क्या आता है, लीनियर लाइन अरेंजमेंट आता है। और जब dx/dt में आता है तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। तो बच्चा ये छोटी सी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा, वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली वन ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चा किसी भी रिएक्शन के लिए कि भाई कोई भी एक टर्म पे रिएक्टेंट डिपेंड करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बच्चा जो इसका जनरली जो इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, या कह लीजिए आप रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट होता है, वो क्या होता है कि बच्चा इनका जो रेट कांस्टेंट यूनिट होता है जनरली क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। अब बच्चा जब हम इनकी बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि भाई हम रेट कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं। रेट कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, dx/dt से। dx/dt इक्वल टू क्या होता है, k a माइनस x। जो बच्चा कि k क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट। dx/a-x इक्वल टू k dt। अब ऐसे ही बच्चा जब हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, इंटीग्रल करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/a-x इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। और बच्चा जब हम इनका इंटीग्रेशन वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन a-x इक्वल टू के टी प्लस सी, जहाँ पे बच्चा सी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और जब बच्चा हम कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं के की, तो वो क्या निकल के आता है कि k इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ a/a-x। और इंटीग्रेशन वैल्यू से जब हम लॉग वैल्यू कन्वर्जन करते हैं, लॉग कन्वर्जन करते हैं, तो बच्चा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303/t log a-ax। अब बच्चा यहाँ से जनरली जब हम कंप्लीट वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है कि a इक्वल टू क्या होता है, a0 e के पावर माइनस के टी। अब बच्चा इंटीग्रेटेड रेट
एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि भाई जो इंटीग्रेटेड कंडीशन है तो भाई लॉग ए माइनस के टी अपॉन 2.303, और इसके लिए जो स्लोप फॉर्म होता है वो क्या होता है, डाउन टू पैराबोलिक कंडीशन। अब बच्चा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट तो हमने बता दिया कि भाई कि इनके लिए जनरली क्या निकल के आता है, सेकेंड इनवर्स। अब बच्चा, अब इन सब के बाद इसके लिए हाफ लाइफ की कंडीशन की बात करते हैं, तो इनके लिए हाफ लाइफ कंडीशन क्या आता है कि भाई इसका हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। कहने का मतलब है कि ऐसा कंडीशन जिसमें कोई भी अमाउंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टी हाफ कंडीशन, और इसे इंडिकेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट से। अब बच्चा, अब इन सब के बीच में आपको क्या क्या याद रखना है कि भाई कोई भी रिएक्शन है इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, और हाफ लाइफ हो और किसी भी nth ऑर्डर के लिए हो तो बच्चा सिमिलर कंडीशन फॉलो करते हैं। और इनमें क्या करते हैं कि भाई जो हम यूनिट की बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चा वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि भाई टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के वन, सॉरी यहाँ पे केवन बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चा ये इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद जरूर रखिएगा। अब इसमें कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चा, ये सारे एग्जाम्पल आप ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे हमने बनाया है। ये एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, तो थोड़ा-सा इसे आप ज़रूर प्रूव कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे ही बनाए गए हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा-सा इन क्वेश्चंस को आप लगातार प्रैक्टिस में लाइएगा, जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो फिजिकल पोर्शन का पार्ट है, ये हमेशा ही मार्क ऑब्टेनिंग होता है अगर आपको थोड़ा-सा कैलकुलेशन आता है। तो बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो तो बेसिक्स है कि भाई फिजिकल पे डिपेंडेंट है यानी कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। अब छोटी-सी बात यहाँ पे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की दे दिया गया है, तो वो क्या दिया है कि भाई किसी भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इनका जो जनरली रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है कि Kt इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी। ए माइनस बी कहने का मतलब है कि इनिशियल टाइम इंटरवल एंड सेकेंड इनिशियल टाइम इंटरवल, ऐसे ही हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो ये सब बच्चे जनरली क्या होता है कि अगर इन सब वैल्यू को हम एक कंडीशन में रखें, तो जनरली ये क्या करते हैं कि भाई कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं कि जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका थोड़ा-सा आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो नहीं, लेकिन टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ामिनेशन में इम्पोर्टेंट होता है, तो थोड़ा-सा इसे आपको ध्यान रखना होता है। अब बच्चा इनके लिए जो हम टी हाफ वैल्यू निकालते हैं वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन के इनवर्स माइनस में सपोज़ करता है। तो इन सब वैल्यू को आप ज़रूर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई कोई भी कंसंट्रेशन है, वो किसी भी टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा है। चेंज होने के साथ उसके कंप्लीशन टाइम में कितना टाइम इंटरवल लग रहा है। अगर टाइम इंटरवल के साथ अगर उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाए या टाइम इंटरवल की वैल्यू दी दी जाए तो हम उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? या किसी भी रिएक्शन में हम जनरली क्या करते हैं? अब बच्चा ये थोड़ा-सा हमने बियॉन्ड द सिलेबस आपसे बात किया है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है और आपके लिए तो इन सब की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बच्चा थोड़ा-सा आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? तो बच्चा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है कि भाई जो एक्स्ट्रा एनर्जी नीड होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने में, वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जिस एनर्जी के बाद उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, रुक जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। यानी आपने बच्चा महाभारत में एक भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक आपने सुना होगा कि एक उनके मित्र थे या उनके रिश्तेदार थे शिशुपाल जी, जिनको इन्होंने वरदान दिया था कि आप 100 गुनाह करेंगे तब तक
तब तक हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही आप 101 गुनाह करेंगे, हम आपको मार डालेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो 101 पॉइंट था, वो क्या था कि उस उनके गुनाहों का थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे बच्चा अगर आपको कोई गाली देता है, तो आप 2 गाली, 3 गाली सुनने के बाद आप पहले नहीं रिएक्ट करेंगे, दूसरे नहीं रिएक्ट, तीसरे रिएक्ट नहीं, लेकिन एक वैल्यू ऐसा आएगा जिस पे आप रिएक्ट कर देंगे। तो जिस वैल्यू पे कोई चीज़ रिएक्ट करना स्टार्ट करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब बच्चा जो नेक्स्ट है ये इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मैंने आपको कैटलिस्ट के इफ़ेक्ट तो बता ही दिए। अब बच्चा ये जो कैटलिस्ट है, इनके लिए थोड़ा-सा आपको एक-एक चीज़ें थोड़ी-सी रेसिप्रोकल कंडीशन में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी भी किन रिएक्शन में इनका क्या मतलब होता है और ये क्या करते हैं। अब बच्चा क्या है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बच्चा देखो आपको इंटीग्रेशन मेथड से आपको किसका किसका निकाल सकते हो आप, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो बच्चा ये इसमें आपको समझना तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डीप में बातें नहीं किया जा सकता। लेकिन बच्चा अब अगर हम ग्राफ़िकल मेथड्स की बात करें, तो ये कुछ ग्राफ़िकल मेथड से एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना होता है कि भाई कौन-सा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कौन-सा फर्स्ट ऑर्डर है, कौन-सा थर्ड ऑर्डर है, कौन-सा ज़ीरो ऑर्डर है, ठीक है? और बच्चा हाफ लाइन मेथड से भी आपको समझना होता है कि कौन किसका हाफ लाइफ़ क्या आएगा और किसमें क्या-क्या आप वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, थोड़ा-सा आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। अब आपको एक कंडीशन क्या होता है ओस्टवाल्ड आयनाइजेशन मेथड या आइसोलेशन मेथड। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या होता है कि भाई किसी भी चीज़ को आप एक को एक्सेस लेंगे, एक का रिएक्ट कराएँगे, जो वैल्यू मिलेगा उसका जो आइसोलेशन या उसका कंपोज़ मेथड जो होगा वही क्या होगा आइसोलेशन मेथड। टेम्परेचर इफ़ेक्ट क्या होता है कि भाई जब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम करते हैं तो वो किस पर डिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। अब जो टेम्परेचर होता है बच्चा वो क्या करता है कि भाई रेट, जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो रेट कभी इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ कराएँगे तो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ कराएँगे तो डिक्रीज़ करेगा। अब हम बच्चा बात कर आर्हेनियस इक्वेशन, बच्चा ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा इसे आप ज़रूर वेरी इम्पोर्टेंट में समझ सकते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। बच्चा जो आर्हेनियस इक्वेशन है, इसको आपको क्या समझना है कि आर्हेनियस ने मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन दिया था कि भाई क्वांटिटी रिलेशनशिप का रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या दिया था कि K इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ ए क्या होता है बच्चा फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, ई ए क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर क्या होता है गैस कांस्टेंट और टी क्या होता है टेम्परेचर। बच्चा आर को आप रिडवर कांस्टेंट भी समझ सकते हैं। और इससे बच्चा के अपॉन के टू की वैल्यू से आप जब लॉग वैल्यू से देखते हैं तो लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू क्या होता है ई ए अपॉन 2-303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। अब बच्चा इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। बच्चा ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बच्चा हम नेक्स्ट जो बात करते हैं इन क्वेश्चंस से आगे, जो भी चीज़ें हैं आप बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं जब आप सारे क्वेश्चंस और सारे रिएक्शन मेथड या आप रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, इन सब को अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप इन सब को सॉल्व कर लेंगे तो आपके मार्क्स वैल्यू हमेशा ही क्या रहेंगे, ऑब्टेन रहेंगे। आप एक हाई वैल्यू की बात करेंगे। अब बच्चा यहाँ पे हमने कई सारे एग्ज़ाम्पल्स भी दे के रखे हैं, तो आप इन सारे एग्ज़ाम्पल्स को अपने नोटबुक में या जो भी आप जहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे ज़रूर इसे मेंशन रखिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से लिए गए क्वेश्चंस हैं। और इसमें से बच्चा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप इन सारे एग्ज़ाम्स इन सबको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर याद रखेंगे। अब बच्चा इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि एक साथ दो अलग अलग कंडीशन को शो ऑफ कराते हैं, यानी एक ही टाइप के रिएक्टेंट दो अलग अलग रिएक्शन शो करा दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। अब बच्चा पैरेलल रिएक्शन
की बात अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रख लेना है, सीक्वेंशियल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे स्टेप, तीसरे से चौथे स्टेप, अगर ऐसे बाय स्टेप कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। और इन सब रिएक्शंस का जनरली हम लोग क्या करते हैं कि भाई जनरली हम इन सब चीज़ों को समझते हैं। अब बच्चा यहाँ पे क्या है, हाइपोथेसिस ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है कि ऐसा स्टेट जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो अपीयर ना हो पाए, या सीधे से आप कह लो कि जिसमें इंटरमीडिएट आपको ना दिखाई पड़े। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। अब बच्चा इन सब में क्या होता है कि ये रिएक्शन जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन। जो रिएक्शन फास्ट होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है बहुत जल्दी नहीं होती। अब बच्चा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि अगर कोई भी कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, अगर कुछ समय के बाद अपने नेचर को चेंज करके दूसरे नेचर को अपडेट करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब बच्चा रेडियो एक्टिविटी के लिए आप जनरली फार्मूला याद रखते हैं, -d/dt इक्वल टू लैम्डा, यानी जहाँ लैम्डा किसको डिनोट करता है बच्चा, डीके कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इसको आप रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो बच्चा की रिएक्टिविटी, ओ सॉरी, रेडियो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। हाफ लाइफ बच्चा सेम कंडीशन होता है, जैसे जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बात करते हैं कि हाफ लाइफ के लिए क्या बात करते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। बस यहाँ पे हम बात क्या कर लेंगे, 0.693 अपॉन लैम्डा। तो बच्चा ये जनरली क्या होते हैं कि सिमिलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चा इसमें जो आपको याद रखना होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी याद रखना होता है और यूनिट ऑफ एक्टिविटी। बच्चा जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, लैम्डा डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम इंटू एन नॉट अपॉन डब्ल्यू, या लैम्डा इज इंटू एन नॉट अपॉन एम। और बच्चा इसका जो यूनिट होता है, जनरली हम लोग किसमें यूनिट को मेजर करते हैं, बेकुरल में या क्योरी में। और जब हम जनरली इनके कांस्टेंट की बात करते हैं तो टीपीएस में भी इस वैल्यू को समझ सकते हैं। तो बच्चा आज के इस वीडियो के लिए आज के इस वीडियो में बस इतनी सी बातें हमने रखा। अब बच्चा नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे, जिस भी टॉपिक पे रहेंगे, तो वहाँ पे बच्चा हम आपको एक इम्पॉर्टेंट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में कम समय में अधिक से अधिक कंडीशन को ऑब्टेन कर सकें। धन्यवाद।